तो आप लोगों के पहले कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो पूछिए पहले से। बताइए, क्वेश्चन है किसी का? ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने वाले नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप का, जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर साझेदारी का विघटन। साझेदारी का विघटन या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से मतलब यह है कि अलग अलग हो गए, सब विघटित हो गए। क्या? कौन? पार्टनर्स। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म मिनिमम 2 लोगों से स्टार्ट होती है, और विघटन का मतलब ये हो गया कि दोनों अलग अलग हो गए, धंधा बंद, बिजनेस खत्म, एसेट्स बेच दी गई, लायबिलिटीज पे कर दी गई, बिजनेस बंद हो गया। अब ये विघटन 2-3 तरह से हो सकता है। इसका रीजन क्या है? पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया, पार्टनर्स को लगता है कि नहीं, अब हम तो साथ काम कर ही नहीं सकते, कोई सूरत ही नहीं बन रही है, कोई समझौता ही नहीं बन रहा है, कुछ हो नहीं सकता, अलग अलग हो जाओ। तो सबने अपना अपना कैपिटल ले ली, निकाल ली और अलग अलग हो गए। कभी कभी फर्म जो है बहुत समय से लॉस में चल रही होती है, और लॉस में चलने की वजह से अब लगता है कि अब तो कोई चांस नहीं है, प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी, तो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, क्या फिर वो कोर्ट में जा सकते हैं। कोई एक साझेदार कोर्ट में चला जाए, कोर्ट को लगे कि हाँ ये साझेदारी तो कभी आ ही नहीं सकती लाभ में, कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाए तो कोर्ट भी ऑर्डर दे सकती है कि आप बंद कर दीजिए। फिर विघटन का और क्या रूप हो सकता है? दिवालिया हो जाए, एक ही पार्टनर बचा है, बाकी सब दिवालिया हो गए, तो भी विघटन हो जाएगा। ठीक है। तो या कोई पागल हो जाए पार्टनर, किसी की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो और ऐसी स्थिति हो जाए कि वो काम नहीं कर सकते, 2 ही लोग हैं, उसमें एक की ऐसी स्थिति भी बंद हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से एक पार्टनरशिप फर्म विघटित हो सकती है, और हमको ये समझना है कि विघटन से हमारा मतलब यह है कि उसकी सारी की सारी एसेट्स लायबिलिटीज फर्म बंद। एक चीज और भी विघटन का कारण होती है, जिसको हम पार्टनरशिप का विघटन कहते हैं। फर्म बहुत अच्छी चल रही, तरक्की कर रही, तो पार्टनरशिप फर्म अब कंपनी में बदल गई, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स नहीं, अब कंपनी कर लिया, उसका काम बढ़ गया उनका, उनको लगता है कि अकेले हम नहीं कर पाएंगे, और लोग चाहिए, मार्केट में शेयर्स लेके आएंगे और पैसा रेस करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उन्होंने कंपनी बना दी। तो ये भी विघटन है। इसमें क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप फर्म तो बंद होकर वो कंपनी बन गई। अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म की तरह आगे कभी भी काम नहीं कर पाए किसी भी कारण से, चाहे वो आपस में पार्टनर्स में बिखरा हो जाए, या वो कंपनी बन जाए, या आपने किसी और को फर्म को बेच दिया, कुछ भी किया, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म नहीं, तो हम उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या हम उसको कहते हैं साझेदारी का विघटन। हाँ, एक क्वेश्चन है कि सर अगर लॉस हुआ होगा तो वो अपने इंडिविजुअल एसेट्स देकर फर्म बंद हो सकती है। इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि लॉस जो हुआ है वो एक बार की लॉस नहीं, लॉस बार बार हो रहा है, लॉस बार बार हो रहा है। अब हमको सूरत ही नहीं दिखती उसकी कि वो प्रॉफिट में आएगी कभी, फर्म तब बंद होती है। अगर कभी एक आध बार लॉस हुआ तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि अब ये प्रॉफिट में आ ही नहीं पाएगी फर्म, तो बंद कर देंगे उस चीज को, द फर्म विल बी डिसॉल्व, फर्म बंद हो जाएगी और पार्टनर्स जो है आपस में जो है बंद करके हो सकते हैं। तो सर पूरे साल ही, अरे पूरे साल के ही तो लॉस एक ही साल तो निकालोगे आप भाई, पूरे साल का प्रॉफिट लॉस साल के अंत में तो निकालते हैं। यस सर, बैलेंस शीट में जब, है ना, तो वो पूरे साल का लॉस नहीं है, मतलब एक साल के लॉस से अगर फर्म बंद कर देंगे तो दिक्कत वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है। आया एक साल का लॉस हुआ और आपको लगता है अब तो आएगी नहीं प्रॉफिट में, एक ही साल में लग गया, तो बंद कर दो। लेकिन नॉर्मली होता है कि भाई चलाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाई, खर्चा किया, सब किया, तो कुछ साल तो चलाओगे ना आप, ठीक है, और तब देखोगे आपकी फर्म चल पाएगी कि नहीं। और आपको अगर पहले साल ही लग गया कि अब हमने चालू किया था ये सोच के अब तो चली, तो पहले ही बंद कर दो, उसमें कोई खास बात नहीं, वो कर सकते हैं। और लगातार होता जा रहा है तो हम फर्म को बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये विघटन का, इसके कारण वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे और थ्योरी में। अब तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विघटन के अंदर हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं।
विक्टन हो गया, तय हो गया कि विक्टन होगी, सैलरी एसेट्स बेच देंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट कर देंगे। तो करना क्या है आगे, हम वो बात कर रहे हैं। उसके अंदर हमें 2-3 चीजें समझनी है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि फर्म का विक्टन हो रहा है और फर्म आगे अच्छा काम नहीं कर पाएगी, तो उस केस के अंदर हम फर्म के एसेट्स को बेचते हैं। अब जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो एसेट्स बेचने में या तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। जब हम लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कुछ लायबिलिटीज का पेमेंट हमें ज्यादा करना पड़ेगा, कुछ लायबिलिटीज का पेमेंट हमें कम करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक आध केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन सब में ऐसा हो जरूरी नहीं है कि हमारी बुक्स में एसेट्स जितने की है उतने में ही बिकेंगी। हमारी बुक्स में लायबिलिटीज जितने की हम उतना ही पेमेंट करेंगे। हमें ज्यादा पेमेंट भी करना पड़ सकता है, हमें कम पेमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, हमें डिस्काउंट मिल सकता है। हम जल्दी कर रहे हैं, हमसे किसी से बात हुई 2 महीने बाद, हम आज ही पेमेंट कर रहे तो डिस्काउंट मिल सकता है। एसेट्स है, एसेट्स प्रॉफिट में बिक सकती है, लॉस में बिक सकती है। तो कहने का कुल मिला के तात्पर्य ये है कि फर्म की एसेट्स का जब बेची जाएंगी और लायबिलिटीज का जब पेमेंट किया जाता है तो उसके अंदर ये उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे की वैल्यूज हो सकती है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि अगर हम लायबिलिटीज का पेमेंट, मान लीजिए हमारी बुक्स में कोई एसेट है 10,000 की, हमने उसको 12,000 में बेचा, तो आपको क्या लगता है वो 2,000 क्या है हमारे लिए, प्रॉफिट है कि लॉस है, क्या है? प्रॉफिट। और अगर 10,000 की एसेट हमने 9,500 में बेची है तो हमारे लिए लॉस है। तो हम किसी यस एसेट सर। को बेचते हमको प्रॉफिट हो सकता है, किसी एसेट को बेचने में लॉस हो सकता है। इसी सर ढंग से, ऐसा भी कर सकते हैं हाँ बोलो क्या चीज। सर, जैसे अपनी संपत्ति है सर, अगर उसका उसकी वैल्यू निकाल कर हम संपत्ति ले सकते हैं क्या, पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं? देखिए क्या हो रहा है कि जब हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें निपटारा करना पड़ता है। तो मैंने आपको एग्जांपल बेचने का दिया है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम हर साल बेचें, बिल्कुल सही। कोई दोनों हो सकता है, एक कोई पार्टनर कोई संपत्ति ले सकता है कि भाई मेरी पूंजी 1,00,000 रुपए है, उसमें से 10,000 की एसेट मैं ले रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर एसेट ले या फिर कोई लायबिलिटी वाला एसेट ले ले। तो जरूरी नहीं कि हम बेचें, कोई पार्टनर भी एसेट ले सकता है और कोई लायबिलिटी जिसको चुकानी है वो भी पैसे के बदले एसेट ले सकता है। ये चीजें हो सकती हैं, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं। इज दैट ओके? बिल्कुल। यस सर। और इसी ढंग से जब लायबिलिटीज होती हैं, मान लीजिए हमारे बुक्स में 12,000 की लायबिलिटीज है और हमें ज्यादा का पेमेंट करना है, तो जब हम लायबिलिटीज है और ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमको लॉस होता है, और लायबिलिटीज है हमें कम का पेमेंट करना है तो हमें प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसेट्स लायबिलिटीज के पेमेंट में और उसको बेचने में हमें प्रॉफिट लॉस हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हर एसेट का प्रॉफिट लॉस अलग अलग निकालने के बजाय हम एक साथ निकालते हैं। और ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो जाना तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटा सा पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा। यार अभी भी बच्चे आ रहे हैं, इतनी देर से 15 मिनट हो गए। अब हमारी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज। मैं एग्जांपल छोटा सा देने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30,000 की एसेट्स है, और बैलेंस शीट में तो हम जानते हैं एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल बराबर होती है। अब क्या हो रहा है, ये 30,000 की एसेट्स हमने मान लीजिए 32,000 में बेच दी। नॉर्मली हम 11th में जो एंट्री करते थे ऐसी करते थे। तो हमने किया कैश अकाउंट डेबिट 32,000,
एसेट 30,000 टू गेन 2,000 का हमको इसमें गेन होगा। और ये गेन जो होता है एसेट बेचने में, ये हम पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स को मिलना चाहिए भाई। प्रॉफिट तो सारा पार्टनर्स को जाएगा। यहाँ तो मैंने एक साथ एसेट दे दी। ऐसी 10 तरह की एसेट हो सकती है बिजनेस के अंदर। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, बहुत सारी एसेट्स हो सकती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ये तो मैंने एक ही एसेट मान के एक एंट्री कर दी और तो पता सारी चला। एसेट्स की अलग अलग एंट्री होगी? हाँ, मैं सुनिए बात को, वही कह रहा हूँ। अगर ये हमारे पास सब तरह की एसेट्स हैं तो ऐसी एंट्री सबके लिए अगर हम करेंगे तो हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा। किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, और फिर बाद में हम सब कुछ पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। और इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम एक काम ही करते हैं, सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। सारी एसेट्स, सारी एसेट्स हम यहाँ ट्रांसफर, और फिर हम एक एक करके एसेट्स को बेचते जाते हैं। और जैसे जैसे हम बेचते जाते हैं, हम बाय बैंक एंट्री करते जाते हैं। मान लो हमारी एसेट्स यहाँ पे 30,000 की हमने ट्रांसफर कर दी। अब इसमें से कोई एसेट 6,000 की बेची तो 6,000 लिख दी। प्रॉफिट लॉस नहीं लिख रहे, सिर्फ 6,000 में बेची वो लिख रहे हैं। सर उसका नाम नहीं लिखेंगे? नाम नहीं asset? लिखेंगे। फिर अब वो एसेट जब रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गई, भाई साहब नाम खत्म। समुद्र में पानी मिल गया तो चाहे गंगा का है, चाहे जमुना का है, चाहे कावेरी का है, चाहे ब्रह्मपुत्र का है, सब खत्म। अब समुद्र है, वो समुद्र का रंग हो जाएगा सबका। अब वो इंडिविजुअल एसेट की व्यक्तिगत पहचान खत्म। अब जैसे जैसे एसेट बेचेंगे हम यहाँ लिखते जाए, बाय कैश या बाय बैंक, जो भी बेचते हैं। मान लो ये एसेट मिला के, कुल मिला के हमने सब, किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस, कुल मिला के ये एसेट हमने टोटल जो है अलग अलग अमाउंट पे 32,000 में बेच दी। भाई 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब हर एक एसेट का अलग प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेंगे, बहुत लंबा काम हो जाएगा, इतनी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ऐसा थोड़ी होता है बिजनेस में सारी एसेट एक साथ बिक जाए, टुकड़ा टुकड़ा में बेचना पड़ता है। हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 50,000 का, कोई आज 10,000 का बिका, कल 6,000 का बिका, परसों 5,000 का बिका, 6 दिन तक स्टॉक बिका ही नहीं, फिर बाद में बिका। तो किसी स्टॉक में कम, किसी स्टॉक में ज्यादा। तो आप सोचो, आप थोड़ा इमेजिन करो कि एक बिजनेस है। ऐसा थोड़ी कि आपने कहा बिजनेस बंद करना है और आपने कहा मुझे सारी लैंड बेचनी है, बिल्डिंग बेचनी है, गाड़ी बेचनी है, स्टॉक बेचना है सब, और लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे कि हमें दे दो हमें दे दो, और 1 घंटे के अंदर सब बिक जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा 1 घंटे में तब बिक जाएगा जब 100 रुपए की चीज आप 50 रुपए में बेच दो, मिनटों में बिक जाएगी, मिनटों में। लेकिन हम कोई नुकसान में बेचने बैठे थोड़ी हैं। हमको तो भैया अपनी कीमत निकालनी है ना, तो नुकसान कहाँ हुआ हम भरेगा। तो हम ढूंढते हैं, कस्टमर ढूंढते हैं, टाइम लगता है उसमें, धीरे धीरे चीज बिकती, एकदम से नहीं बिकती। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो ऐसे आते हैं कि एकदम से बिक गए, एकदम से कोई नहीं बिकता। और सीधी सी बात तो ये है कि अगर आपको किसी को मालूम पड़ जाए भैया ये धंधा बंद करके जाने वाले हैं, तब तो और दबाएगा सामने वाला। 1,000 की चीज का बोलेगा आप 600 रुपए में देते हो तो अब भी लो पैसे। आप बोलोगे यार 600 तो बहुत कम है, तो बोला अच्छा ठीक है 650 ले लेना, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आपकी मजबूरी है, आपको Yes, जो sir, बिजनेस उसको बंद पता है करना कि है मिल- वो भी नहीं मिलते। तो आपको धीरे धीरे छुपा के बिना बताए, आज ये बेचो फिर आज ये बेचो, ये बताना पड़ता है हम यहाँ पर दूसरी फैक्ट्री लगाने वाले हैं, हम ये जमीन बेच के दूसरी जमीन लेने वाले हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं धंधा बंद करने वाले, हम धंधा बंद करने वाले बोल देंगे तो और भी जो जिनको पैसा देना है डेटर्स, वो तो और देंगे भी नहीं। मान लो हमने किसी को उधार दिया है, हम बोले यार धंधा बंद कर रहे हैं यार, आप पैसे देते भैया, बोले यार मेरे पास है ही नहीं पैसे, कोरोना के अंदर तो सारा धंधा मेरा चौपट, मेरा कुछ खाली नहीं है, सब सब बहाने से चालू हो जाते। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। अगर आपको बिजनेस बंद करना है, हाँ झूठ बोलना पड़ता है। जब बिजनेस के अंदर, रियल लाइफ के अंदर आपको पैसे निकालने हैं तो आपको कुछ ना कुछ कह के उनसे निकालने पड़ते हैं, और धीरे धीरे निकलते हैं पैसे, एकदम से नहीं निकलते। ठीक है, एकदम से नहीं निकलते, और मालूम पड़ जाए, हवा आ जाए मार्केट के अंदर तो फिर सब तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपने धीरे धीरे करके, थोड़ा मैंने कहा किसी एसेट में नुकसान हुआ, किसी एसेट में प्रॉफिट हुआ,
आपके पास 30,000 की एसेट थी, आपने 32,000 में बेच दी। मैंने ऐसे दो ही अमाउंट लिखे हैं, ऐसे मान लो कुछ अमाउंट अलग अलग है, 12,000, 5,000, 3,000, 2,000, ऐसे 32,000 में बिकती है किसी में प्रॉफिट। तो आप इसके अंदर एसेट का नाम नहीं लिखेंगे, जब आप बेचेंगे तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बस यही करते रहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो ये 2,000 का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप भेज देंगे। इज दैट ओके? अब ये किस रेशियो में बांटेंगे? अब तो रेशियो एक ही है, इसमें नया रेशियो तो कुछ है ही नहीं, फर्म ही बंद हो रही है। तो जब डिसॉल्व होता है तो नया पुराना रेशियो नहीं होता, या तो पुराना रेशियो होता है या फिर जीरो। अब तो नया फर्म ही बंद हो रही है नया रेशियो के, तो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंदर हम बांट देंगे। तो एसेट्स का निपटारा हम ऐसे करते हैं। इसी ढंग से रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हम सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, आप एसेट जब ट्रांसफर करोगे तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करोगे। क्यों करोगे डेबिट में? अच्छा, उसकी भी बात कर देता हूं पहले। मेरे पास ये लैंड का अकाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग। चलो, कितने की है लैंड एंड बिल्डिंग? 5 लाख रुपए। टू बैलेंस बताओ। अब आपको भाई ये चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सारी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, बोथ। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, या दोनों हो सकते हैं? डेबिट बैलेंस। एसेट्स का हमेशा 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 डेबिट बैलेंस होता है, तभी वो एसेट है, नहीं तो एसेट रहेगी। तो अब डेबिट बैलेंस है, अब मुझे इसको बंद करना है इस अकाउंट को, तो मुझे लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट में लिखूंगा तभी तो बंद होगा। और जब क्रेडिट करूंगा तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो अपने आप डेबिट हो जाएगा। मुझे लैंड एंड बिल्डिंग को क्रेडिट करना है। तो जब भी हम एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट ही करना पड़ेगा, और सारी की सारी एसेट्स, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट मशीनरी हो, स्टॉक हो, व्हीकल हो, डेटर्स हो, गाड़ियां हैं, डेटर्स हैं, जो भी एसेट्स वो सारी की सारी क्रेडिट करोगे तभी जाके, क्योंकि सारी एसेट्स का डेबिट बैलेंस है तो सबको क्रेडिट करना पड़ेगा और रियलाइजेशन को डेबिट करना। तो इसलिए आप इसके अंदर जब आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आती हैं। और जब आप बेचते हो तो पैसे आते हैं, बेचोगे तो भाई पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो डेबिट होगा कैश। जब आप कोई चीज बेचते हो तो पैसे आते, तो कैश और बैंक तो हमेशा डेबिट ही होगा ना। तो जब भी आप बेचोगे तो कैश बैंक हमेशा डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। अब एसेट अकाउंट क्यों नहीं हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों हो रहा है? जैसा मैंने कहा कि अब एसेट अकाउंट तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया। हमने तो सब कुछ एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, हमने ये एंट्री कर दी। तो अब तो लैंड एंड बिल्डिंग, जब मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए लिख दूंगा लैंड एंड बिल्डिंग में बाय रियलाइजेशन करके, तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट तो बंद ही हो गया ना भाई। बिना बिके लैंड एंड बिल्डिंग बंद हो गया, बेची नहीं है लेकिन वो रियलाइजेशन में चला गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बंद। प्लांट मशीनरी होगा अगर लैंड एंड बिल्डिंग की जगह, तो प्लांट मशीनरी के साथ भी होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सपोज दिस इज माय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो उसके साथ भी यही होगा, वो भी जीरो हो गया। प्लांट मशीनरी नहीं है, यहाँ पे स्टॉक अकाउंट है, तो स्टॉक भी ट्रांसफर हो गया। तो भैया सारी एसेट तो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी, सिर्फ 2 चीज नहीं की। क्या? कैश नहीं करते, बैंक का बैलेंस नहीं करते, पार्टनर ने अगर लोन ले रखा है पार्टनर्स लोन, वो भी नहीं करते। अगर लॉस दिए हुए भाई बैलेंस शीट में, हमने पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है डेबिट साइड में लॉस भी हो सकते हैं, तो कोई लॉसेस दे रखे तो लॉस तो कोई खरीदेगा नहीं। कौन खरीद रहा है आपका लॉस? कैपिटल अकाउंट तो आइटम एसेट्स में आएगी नहीं, बैलेंस शीट में हो तो लायबिलिटीज का साइड का आइटम। भाई बैलेंस शीट में एसेट्स में क्या क्या चीज आ सकती है? बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश आ सकता है, बैंक आ सकता है, दूसरी एसेट्स आ सकती है। पार्टनर ने अगर लोन लिया है तो वो आएगा, लॉस है तो आएगा, और बाकी की एसेट्स आएगी।
अदर एसेट्स। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी जो चीजें ये हम ट्रांसफर नहीं करते, ये भी एसेट साइड में है बैलेंस शीट, ये नहीं करते, बाकी सब चीजें कर रहे हैं। जैसे ये मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड है। इस साइड क्या क्या चीज हो सकती है? इस साइड जो चीज हो सकती है वो मैं फिर से बता देता हूँ। इस साइड जो चीज हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है? ये कैश है, बैंक है, पार्टनर का लोन है, पार्टनर लोन जो पार्टनर ने लिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ। फिर लॉसेस हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो सकता है। हमने एक देखा था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो हो सकता है। कुछ लॉस हो सकते हैं जो पार्टनर ने नहीं बांटे। गुडविल भी समाप्त हो जाएगी। गुडविल भी हो सकती है, बिल्कुल गुडविल भी होगी। गुडविल जो हमने पहले खोली थी, जो पूछा गया था लास्ट टाइम, गुडविल बैलेंस शीट में है, तो वो गुडविल भी हो सकती है। और फिर दूसरी एसेट्स हो सकती है। अब सवाल उठता है, इसमें जो चीज बेचने वाली है वो ट्रांसफर करते हैं। बिकता क्या क्या है? कैश थोड़ी बेचोगे आप, तो कैश ही है, बेच के भी तो कैश ही आना है। बैंक तो बैंक ही है भाई, बेच के भी बैंक में पैसा आना है, तो ये थोड़ी बेच। पार्टनर का लोन तो पार्टनर से सेटल होगा, ये कौन खरीदने वाला है लोन? ये प्रॉफिट एंड लॉस या जो लॉसेस है ये कोई लेने वाला नहीं, ये भी नहीं बिकेगी। बिकती क्या क्या है? गुडविल बिकती है, गुडविल बिकती, गुडविल आप ट्रांसफर करोगे। आप अदर एसेट्स जो है दूसरी बेचने वाली, वो तो जो बेचने वाली एसेट्स हैं उन सबको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर, और जब आप उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इस अकाउंट में दिखाया, तो ट्रांसफर करने के लिए आपको वो वाली एसेट्स को के क्रेडिट में आपको बाय रियलाइजेशन लिखना पड़ता है। और जब आप बाय रियलाइजेशन लिख के उसको ट्रांसफर कर देते हो तो आपका वो एसेट अकाउंट बंद हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। और जब वो बंद हो जाता है तो जब आप उसको बेचते हो तो आप बेचते समय उस एसेट को तो क्रेडिट कर ही नहीं सकते। अब आपको क्रेडिट किसको करना है? रियलाइजेशन अकाउंट करना है। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और, जब आप बेचने की एंट्री करते हो तो आप जितने में बेचने की एंट्री करते हो, जितने में बेचते हो उतने की एंट्री करते हो, प्रॉफिट लॉस की अलग से एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई प्रॉफिट लॉस? जैसा मैंने बताया कि प्रॉफिट लॉस जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लॉस अपने आप आ जाएगा। अगर 30,000 की एसेट आपने यहाँ पे अलग अलग एसेट ट्रांसफर की और आपने 32 में बेच दी सब मिला के, तो 2,000 का प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। आपको रियलाइजेशन अकाउंट में बेचते समय प्रॉफिट नहीं लिखना है। और अगर मान लीजिए 30,000 की एसेट आपने 25,000 में बेची तो अपने आप 5,000 का लॉस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 की आपने, बुक्स में 80,000 की आपने 75,000 में बेच दी, अब आपको बोला एंट्री करो, तो आपकी एंट्री क्या होगी? आप ही बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग हमने 75,000 रुपए में बेची है, तो इसके अंदर कैश या बैंक में पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? आएगा आएगा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग को लैंड एंड क्रेडिट नहीं बिल्डिंग करना है, आपको क्रेडिट किस अकाउंट में करना है? रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट सर। और कितने से लिखेंगे आप? 75,000। 75,000 से लिखेंगे। आप प्रॉफिट लॉस को नहीं लिखेंगे जो इसके अंदर 5,000 का नुकसान हो रहा है। 80,000 की चीज 75 में बेची है, ये आप 5,000 का लॉस इसके अंदर नहीं हम लिखेंगे। रिवैल्यूएशन में लिखते थे ना, जो बस रियलाइजेशन क्या? रिवैल्यूएशन में लिखते थे, जो मतलब बैलेंस टाइप का रहता था 5,000 जैसे, लेकिन इसमें नहीं लिखते। इसमें नहीं लिखते। आप जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो उसके अंदर आप प्रॉफिट लॉस लिखते थे, इसके अंदर नहीं। आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये बात समझ में आई आपको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये हर एसेट के साथ में होगा, हर एसेट के साथ। ऐसा लायबिलिटीज में भी होगा? ऐसा ही लायबिलिटीज में भी होगा। अब हमारे पास, ये तो मैंने एसेट्स की बात की, अभी इस पॉइंट को हटाता हूं मैं यहां से। ये हटा देता हूं। अब मेरे पास यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज भी। लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? ये लायबिलिटी,
ये लायबिलिटी में, अच्छा लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीज, जैसे मैंने एसेट बताई, लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व भी आ सकता है, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर इसके अंदर हमें इधर भी पार्टनर का लोन आ सकता है, जो हमने पार्टनर से लोन लिया है, जनरल रिजर्व आ गया, पीएनएल अकाउंट आ गया, पार्टनर्स का लोन आ गया, कैपिटल तो है ही है इधर, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इधर दूसरी लायबिलिटीज हो सकती है। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जनरल रिजर्व तो कोई बेचता नहीं है, जनरल रिजर्व कौन खरीदेगा, तो पार्टनर्स को बच जाएगा, डायरेक्टली बांट दो कैपिटल में, प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्टली बांट दो। ये पार्टनर का लोन जो है, ये पार्टनर का लोन चुका देंगे, अलग से चुकाएंगे। अलग से क्यों चुकाएंगे, क्योंकि भैया रूल ये है कि पहले बाहर वालों को खाना खिलाओ, फिर घर वाले खाने के बैठेंगे। आप पार्टी करते हो तो खुद ही बैठ जाते हो क्या सबसे पहले खाना खाने, तो पहले बाहर वालों को पेमेंट करो, उसके बाद ये पार्टनर तो घर का आदमी है, इसको बाद में देना, और फिर जो बच जाएगा वो कैपिटल में देना। तो एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज चुकाई जाती है। फर्म बंद हो रही है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि फर्म बंद हो रही तो कोई खुशी खुशी नहीं हो रही होगी, कोई मजबूरी होगी। हाँ, अगर पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल वो कंपनी बना रहे तब तो खुशी की बात है भाई, तरक्की कर, लेकिन अदरवाइज तो मजबूरी का कोई कारण है, तो कोई कारण होगा, लॉस में होगी, कुछ तो रीजन होगा, या भैया छोड़ छाड़ के विदेश जा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं। तो आउटसाइड लायबिलिटी को सबसे पहले चुकाओ, फिर पार्टनर का लोन चुकाओ। पार्टनर का लोन पहले चुकाया जाएगा कैपिटल से पहले, फिर पार्टनर्स को कैपिटल दी जाएगी। क्यों दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सारी एसेट्स एक साथ नहीं बिकती, धीरे धीरे बिकेंगी। और जब आप बेचना, फर्म बंद करना चालू करते हो, बेचना चालू करते हो, तो आपको क्या मालूम कि एसेट भी पूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना नुकसान होगा, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम। वो तो आप बेचते जाते हो, कोशिश करते जाते हो। तो सबसे पहले आप आउटसाइड लायबिलिटीज चुकाओ, फिर जो उनको पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा या और आएगा वो लोन दो, पार्टनर का जो लोन है उसको चुकाओ, और फिर भी जो पैसा आएगा बाद में वो कैपिटल चुकाई जाएगी। इस वजह से हम रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इसको चुकाने की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसको चुकाना सबसे पहले जरूरी है। इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर का लोन और कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करते हैं, जो तो बाद में चुकाते रहेंगे, धीरे धीरे देते रहेंगे। सबसे पहले हम आउटसाइड लायबिलिटी को ट्रांसफर करें, इसी को ही ट्रांसफर करें। तो जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा तो यहाँ पे मैं आउटसाइड लायबिलिटी को ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या की, आउटसाइड लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। अब ये एंट्री क्यों की, वो इसलिए कि अगर मैं लायबिलिटी का जब भी अकाउंट बनाऊंगा तो लायबिलिटी का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, इधर बैलेंस दिया होगा क्रेडिट बैलेंस, और जब इस लायबिलिटी के अकाउंट को मुझे बंद करना है तो मैं यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिखूंगा ट्रांसफर करने की। एंट्री क्या बनी मेरी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये तो एंट्री होगी ट्रांसफर करने। तो लायबिलिटी क्या है, डेबिट में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट के अंदर, सॉरी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय आउटसाइड लायबिलिटी करके ट्रांसफर। फिर जब मैं इस लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा तो टू बैंक करके पेमेंट करूंगा, टू कैश करके पेमेंट करूंगा। तो पेमेंट करने की एंट्री करने के लिए जब लोन चुकाऊंगा, बैंक का लोन चुका रहा हूं, तो बैंक लोन टू कैश नहीं करूंगा, मैं करूंगा जब बैंक लोन चुकाऊंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगा। क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगा। यही एंट्री। फिर यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस नहीं लिखूंगा, कम दे रहा हूं ज्यादा दे, जितना दे रहा हूं वो लिख दूंगा, और फिर इस अकाउंट का जो टोटल है वो अपने आप मुझे प्रॉफिट लॉस बता देगा, अपने आप बता देगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अगर मेरे की लायबिलिटी ज्यादा है और मैंने पेमेंट कम किया तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो गया। लायबिलिटी है मेरी 1 लाख रुपए की और मैंने पेमेंट किया 85,000 रुपए का, तो भाई 15,000 का प्रॉफिट हो गया।
हाँ, अगर मेरी लायबिलिटी 1 लाख की है और मैंने 1,15,000 का पेमेंट किया, तो भाई 15,000 का लॉस हो गया। इस हिसाब से ही चीज है। So partners capital account में transfer. डेफिनेटली ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस तो वही लेके जाएगा, और कौन लेके जाएगा? प्रॉफिट लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अब अगर मैं एक ही, अब ये अलग अलग अकाउंट नहीं बनते, रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट के लिए अलग, लायबिलिटी के लिए अलग, ऐसा नहीं। मैं एक ही अकाउंट बनाता हूँ, सारी एसेट्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगी, सन्ड्री सारी लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर हो जाएगी। जब एसेट्स बेचूंगा तो बाय बैंक लिखूंगा, ये एसेट्स बेच के पैसा है, इसको बोलते हैं एसेट्स रियलाइज्ड। लायबिलिटीज का पेमेंट करूंगा तो टू बैंक लिखूंगा, लायबिलिटीज पेड ऑफ। एंट्री क्या हो रही है? बेचने की, पेमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट अभी टू बैंक। हाँ, अगर कोई एसेट किसी पार्टनर ने ले ली, जैसा कहा था, कोई पार्टनर ले जा सकता है, तय हो जाए पार्टनर्स में, भाई ठीक है यार तुम ही ले जाओ, स्टॉक कोई बिक नहीं रहा है, उन्होंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, मुझे जरूरत भी है मैं ले लेता हूँ, तो जिस पार्टनर ने ली उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पे बैंक की जगह उस पार्टनर कैपिटल का नाम आ जाएगा। कोई पार्टनर लायबिलिटी ले रहा है, मैं पे कर दूंगा अपनी तरफ से, आप मुझे दे दो मैं देख लूंगा, तो उस पार्टनर को हम, उस पार्टनर का नाम हो जाएगा। इस हिसाब से हमको एसेट्स लायबिलिटीज का सेटलमेंट करना है। ठीक है, तो मैंने आज आपको बहुत बेसिक सी चीज, अब इसमें थोड़ा सा एक आध एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, वो बाद में करेंगे। मतलब वो कैसी एंट्रीज हैं, वो क्या होती है? वो ऐसी होती है, अब आप पूछेंगे इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। क्या, किसी लायबिलिटी के पेमेंट में हमने एसेट दे दी, किसी क्रेडिटर ने कहा पेमेंट करना है, उसको हमने स्टॉक दे दिया। लायबिलिटी और एसेट्स का आपस में एक। फिर दूसरी अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड मतलब बैलेंस शीट में है ही नहीं, एसेट बेच दी तो प्रॉफिट होता है, खैर फिर भी उसको बाद में। कोई लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं है, उसका पेमेंट करना, जब बंद करने लगे तो एक बंदा निकल के आया, भले साहब आपने मेरे से 5,000 रुपए आपको देने, भी किस बात के देने, ये देखिए साहब बिल, ये पेमेंट था आपने भेजा ही नहीं, अभी तो मैंने आपको, अच्छा हाँ था, तो हमने एंट्री नहीं कर रखी उसकी, अब देना पड़ेगा। हमारे पास, हम बिजनेस बंद कर रहे थे तो हमने पाया कि एक फर्नीचर पड़ा हुआ है, बुक्स में है ही नहीं, हमने डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के उसको जीरो कर दिया था, लेकिन है वो बिक गया और उसके अंदर पैसे आए, तो वो भी अनरिकॉर्डेड एसेट। ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटीज, तो इनके ऊपर भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब मेरा आपसे अब ये कहना है कि मैंने आपको पूरा एक रिजोल्यूशन का रूपरेखा दी, अभी आपके पास जो भी बुक्स हैं उससे आप रिजोल्यूशन चैप्टर को पढ़िए थोड़ा सा। आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और जल्दी समझ में आएगा और थोड़ा बेटर भी समझ में आएगा, क्योंकि आपको पढ़ने की भी आदत आएगी और आप फिर मुझसे कुछ ज्यादा पूछ पाएंगे। आप उसको पढ़ें और फिर हम कल इस चीज को आगे डिस्कशन अपना करते हैं। और कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो आप पढ़ के आएंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। कोई चीज पूछना चाह रहे हैं, कोई, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस बारे में? एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो मैं आपको भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से, देखता हूँ आज भेजूंगा या कल भेजूंगा, लेकिन आपको आज का असाइनमेंट आपका ये है कि आपको अपनी अपनी बुक से ये चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है।